नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य ने 40,000 रूप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है और लगभग 95% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सर, केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। वह अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गजा घंटाकड़ महोत्सव 2026 में पहुंचकर क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने घंटाकड़ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही गजा क्षेत्र में आंतरिक मार्ग, मैदान विस्तार, मंच निर्माण और इको पार्क, झील निर्माण और कई मोटर मार्गों की स्वीकृति भी दी गई। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें पॉलिटेक्निक में फार्मेसी विषय, इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण, महाविद्यालय को PG स्तर तक बढ़ाने और महिला अस्पताल के उन्नयन की घोषणा शामिल है। सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहां पहुंचा तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकरण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकरण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सबकी रक्षा करते हैं। वही अगली बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर शासकीय आवास पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यक्रमों को सफल बनाने और संगठन को और मजबूत करने को लेकर रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं अगली खबर है हरिद्वार से, जहां मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटि रहित बनाने के लिए 29 मई से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान शुरू किया जा रहा है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि इनोवेशन फॉर्म की प्रिंटिंग के बाद उनका वितरण शुरू किया जाएगा, जिन्हें मतदाता भरकर संबंधित अधिकारियों को जमा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों, नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस के क्रम में 29 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो रही है और 29 मई के बाद जो इनोमिनेशन फॉर्म्स हैं उसकी प्रिंटिंग और फिर जून में उनका डिस्ट्रीब्यूशन बीएलओ के माध्यम से सभी वोटर्स को किया जाएगा। जो भी हमारे वोटर्स हैं वो उस फॉर्म्स को भर के पुनः जमा करेंगे और ईआरओ उनमें उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट और फिर सुनवाई करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सभी अधिकारियों को, नोडल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और संतोष व्यक्त किया गया है और सभी ने अवगत ये भी करा है कि इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में वो सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कार्य करेंगे ताकि निर्धारित टाइमलाइन में हम ये काम पूरा कर सकें। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरटीआई के जरिए सामने आए आरोपों में वीआईपी मेहमानबाजी, हेलीकॉप्टर और होटल बिल चढ़ावे के पैसे से चुकाने की बात कही गई, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। मामले में कैबिनेट मंत्री की बेटी और एक विधायक का नाम चर्चा में आने के बाद विवाद और बढ़ गया। हालांकि आरोपों के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो 20 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का एक पैसा भी नहीं लिया है। सुनिए। एक ही बार पूछ लीजिए, सारे प्रश्न इससे संबंधित रिलेटेड पूछ लीजिए। क्या चीज खुलासा हो रहा है तो उसमें क्या आप जांच करेंगे? किस पक्ष क्या है? बीकेटीसी का पक्ष क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही दिन से मैंने ये बात कहा भी था और ये वास्तव में गंभीर विषय है और आप हमारे कई पत्रकार मित्र और कई हमारे पास आए भी थे। आप जानते हैं कि 1 वर्ष और 1 महीने का कार्यकाल मेरा हो चुका है। अभी तक मैंने जो है, मैं पहले अपनी ओर से अपनी बात बता दूं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक वहां पर 1 रुपए का भी टीए डीए कोई भी बिल, और जितनी मैंने यात्राएं भी की हैं तो मैंने कोई मंदिर समिति से आज तक वहां पर कोई भी 1 रुपए का पैसा नहीं लिया है। ये मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मंदिर समिति में मैंने अपने से शुरू किया था कि कोई भी मंदिर का दान का पैसा पूरी तरह से जो कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आएगा और उसको लेकर मैंने समय समय पर बहुत कड़ाई से वहाँ पर कार्य भी किया और आपने देखा है पिछले इन 1 वर्षों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँ कि ये संज्ञान में जो मेरे विषय आया है अभी, या मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये गंभीर विषय है और तत्काल मैंने इस पर जो है कि कल ही इस पर एक जाँच कमेटी गठित कर दी और जाँच कमेटी आने के बाद में निश्चित ही मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन को लेकर सरकार ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू कर दी। यह व्यवस्था केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर लागू होगी। नई एसओपी के तहत यात्रा मार्गों की वहन क्षमता तय कर दी गई है और सीमित संख्या में ही अविश्वसनीय पशुओं के संचालन की अनुमति होगी। केदारनाथ में अधिकतम 5000, हेमकुंड साहिब में 1050 और यमुनोत्री में 595 पशुओं को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। सभी घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण, हेल्थ टेस्ट और माइक्रो चेकिंग भी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीमार, घायल या ओवरलोड पशुओं से काम लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। पशु क्रूरता के मामलों में लाइसेंस निरस्त करने, ब्लैक लिस्ट करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूर्यास्त के बाद और खराब मौसम में पशुओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर एक बार फिर एसडीआरएफ जवानों ने अपनी त्वरित कार्रवाई, मानवीय संवेदनशीलता और साहस का परिचय देते हुए एक श्रद्धालु की जान बचाई। यमद्वार के समीप अचेत व्यवस्था में मिले श्रद्धालु को एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम पैदल मार्ग पर काम कर रहे पहुंचकर ऑक्सीजन सहायता दी और तत्परता से स्ट्रेचर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकी चट्टी पहुंचाया गया। समय पर मिले उपचार से श्रद्धालु का जीवन सुरक्षित बताया जा सका। एसडीआरएफ की यह सेवा भावना सभी के लिए प्रेरणादायक है।
वहीं बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 5 दिवसीय श्रीमद सत्यनारायण कथा का शुभारंभ किया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और कथा स्थल पर भक्ति एवं आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश भर में गौ माता राष्ट्रमाता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित आधार है। इसके संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और गौ संरक्षण के एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। वहीं देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुभाष नगर क्षेत्र में एक निर्माण कार्य को सील कर दिया। प्राधिकरण के मुताबिक स्वीकृत मानचित्र से अलग और नियमों के विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा था। जांच में सामने आया कि 2 अलग अलग नक्शों को जोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो भवन उपविधियों का उल्लंघन है। एमडीडीए ने संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह के आदेश पर कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इस दौरान सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा और सुपरवाइजर की टीम मौके पर मौजूद रही। प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति या अवैध कॉलोनियों में निवेश करना कानूनी और आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग या नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं सचिव मोहन सिंह बनिया ने लोगों से संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करने की अपील की है। तो अगली बड़ी खबर है, देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदेश मुख्यालय में एकत्र हुए, जिसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए घंटाघर होते हुए राजपुर रोड स्थित यूनिवर्सल फिलिंग स्टेशन पहुंचे और वहां ईंधन के बड़े दामों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई डायन खाए जाते जैसे गीत गाकर बढ़ती महंगाई के प्रति अपना विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और लोगों के घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं और एलपीजी सिलेंडर भी लगातार महंगा हो रहा है, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में देहरादून के हर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, 4 और 5 जून को आदरणीय राहुल गांधी, जो हमारे देश के नेता विपक्ष लोकसभा हैं, वो उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड जिन हालातों में आ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, महंगाई से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर पेपर लीक से लेकर नीट से लेकर सारे मुद्दे हैं, उन पर ऐसे अवसर पर जब वो आ रहे हैं, प्रदेश के अंदर बहुत आशा भरी निगाह से हमारी मातृशक्ति, क्योंकि अंकिता भंडारी के लिए पूरा एक दिन समर्पित किया था राहुल गांधी जी ने जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। उत्तराखंड के अंदर सारे मसलों पर वो लगातार पैनी नजर बनाए रखते हैं। हमारे तमाम देश के ज्वलंत सवालों पर जिस प्रकार से वो बोलते हैं, नीट में 21,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उत्तराखंड से पूरे देश में 22 लाख नौजवानों ने। राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जो सबसे आगे आकर के जिन्होंने नीट परीक्षा के लीक के ऊपर अपनी बात कही थी। वहीं अल्मोड़ा जनपद के द्वारा 8 क्षेत्र के लिए बड़ी शैक्षिक सौगात मिली। यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण और अस्थायी भवन उपलब्ध कराए जाने के बाद विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय का संचालक शैक्षिक सत्र 2026-27 से किया जाएगा। इस फैसले के बाद क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा का बेहतर वातावरण बनेगा और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईए के इशारे पर भारत में स्लीपर सेल तैयार करने और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले में रुड़की से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा में एक सीक्रेट मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जहां हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। अस्पताल, राजनीतिक दफ्तर और स्कूल जैसे स्थान इनके निशाने पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल एटीएस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं बागेश्वर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बैजनाथ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए निर्माणाधीन पेयजल ट्यूबवेल से तांबे की केबल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि इस गिरोह में एक कबाड़ी भी शामिल था, जो चोरी के माल को ठिकाने लगाने की तैयारी में था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की पूरी 60 मीटर तांबे की केबल बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल संस्थान की एक ट्यूबवेल थी, जिसका जो तांबा है उसका वायर था, केबल, वो चोरी कर ली। लगभग 10 किलो है, तो उसको कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी किया था। इसमें बैजनाथ थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। फिर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत हमने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो चोर थे उनको पकड़ लिया है, और उन्होंने जिसको बेची थी ये वो भी पकड़ लिया है, और उसमें BNS 317(2) की बढ़ोतरी भी की है धारा की। और इसी संबंध में जो, क्योंकि जन आक्रोश भी था लोगों में, तो उनको एक अच्छा मैसेज भी दिया है ताकि कोई चोरी ना करे और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन हुड़दंग और मारपीट करने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर पुलिस टीम के जरिए आरोपियों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरी और चमनपुरी क्षेत्र से पकड़े गए इन युवकों के बीच टिकट लेने के दौरान कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और हंगामे में बदल गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ लोक शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दून पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वह ऋषिकेश के नौघाट क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे देहरादून के एक युवक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर टीम ने गंगा नदी में व्यापक सर्च अभियान चलाया, जो घटनास्थल से लेकर पशुलोक बैराज तक जारी रहा। सर्च अभियान के दौरान एसडीआरएफ टीम को पशुलोक बैराज क्षेत्र में एक युवक का शव मिला, जिसे बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 24 मई को त्रिवेणी घाट स्थित नाव घाट पर देहरादून से 4 मित्र स्नान कर रहे थे। इसी दौरान आयुष थापा 17 वर्ष चश्मा पकड़ने के प्रयास में गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया था। आज उसका शव बरामद कर लिया गया, जिसकी पहचान परिजनों ने की है। वहीं अगली खबर है, टिहरी गढ़वाल में महादेव चट्टी क्षेत्र के पास देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंधेरे और दुर्गम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ पोस्ट 82 को सूचना मिली, पुलिस चौकी बचेली खाल के माध्यम से मिली, जिसके बाद उप निरीक्षक सावर सिंह नेगी के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि ट्रक करीब 120 से 125 मीटर गहरी खाई में गिरा था और उसमें चालक गंभीर रूप से घायल अवस्था में फंसा हुआ था। रात के अंधेरे में एसडीआरएफ टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए चालक तक पहुंच बनाई और प्राथमिक उपचार के बाद स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद घायल को अस्पताल भेज दिया गया।
वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तल्लीताल थाना क्षेत्र के कृष्णापुर इलाके में देर रात जंगल में लगी भीषण आग आबादी तक पहुंच गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से घरों की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए बाल्टियों और पेड़ों की टहनियों के सहारे आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर वन विभाग और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को घरों तक पहुंचने से रोक लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। चमोली जिले के दशोली विकासखंड के पेलंग गांव के पास आज सुबह जंगल में भीषण आग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेजी से फैलती आग गांव और जूनियर हाई स्कूल पेलंग के करीब पहुंच गई थी। ग्रामीणों और महिलाओं, युवाओं और वन विभाग की टीम ने मिलकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को गांव तक पहुंचने से रोक लिया गया। बता दें कि 1 दिन पहले ही चमोली में आग बुझाने के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तरकाशी के गैरसाली गांव में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग एक आवासीय भवन में लगी थी, जहां एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय ग्रामीणों, फायर सर्विस और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक दिया गया। हालांकि अग्निकांड में एक गाय और एक बछड़ा जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि आग देवेंद्र सिंह रावत के मकान में लगी थी। एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रुड़की, लक्सर, डाक पत्थर, चक्राता, लाखामंडल, त्यूड़ी, बड़कोट, नौगांव और गंगोत्री समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं अगली खबर है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। पार्क प्रशासन ने घाटी तक पहुंचने वाले पैदल मार्गों की मरम्मत और अस्थायी पुलों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। इस बार घाटी में आने वाले पर्यटकों को रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों के साथ साथ हिमखंडों का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। फूलों की घाटी हर वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए खोली जाती है। मानसून के दौरान यहां सैकड़ों प्रजातियों के दुर्लभ फूल घाटी की सुंदरता को और आकर्षक बना देते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।